हेलो एवरीवन, सेल ऑफ गुड्स के टॉपिक में एक नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रिक्वायर्ड होते हैं। एक कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, वो कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। वो कंफ्यूजन ये है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर वर्ड बोला जाए, अगर लाइन बोली जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट इंक्लूड्स सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सेक्शन 4 में दे रखी है। सेक्शन 4 में डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग और उसमें इंक्लूड किया गया है सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। सेल इज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल इज ए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? एग्रीमेंट टू सेल तो उन गुड्स के लिए होता है जिनका प्रोडक्शन अभी हुआ नहीं है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हुई है, जिन गुड्स को अभी प्रोड्यूस करना है, उन गुड्स को हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और वो गुड्स जो अभी प्रोड्यूस हो चुके हैं, दोज गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऑर्डर देके कोई किसी चीज का प्रोडक्शन करवाया जाए सेलर से, तो उसे कहा जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। तो यहां क्योंकि ऑब्लिगेशन अभी आउटस्टैंडिंग है, परफॉर्मेंस अभी हुई नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। और जब सेलर के पास गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल हों तो उसे हम कहते हैं सेल। तो बायर पेमेंट करेगा, गुड्स को लेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी मतलब सुने तो दैट इंक्लूड्स सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। आगे सर ये बात करते हैं कि सर और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज टू पार्टीज। दो पार्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट यह एस्पेक्ट है। टू पार्टीज से मेरा मतलब है एक सेलर हो और एक बायर हो। मैं अपने आप को गुड्स तो सेल कर नहीं सकता। क्या मैं खुद ही अपने आप को गुड्स सेल कर दूं, या क्या मैं खुद अपने गुड्स परचेज कर सकता हूं? आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, एक सेलर चाहिए और एक बायर चाहिए। तो एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई है और फर्म को डिसॉल्व होने के बाद जो फर्म की एसेट्स हैं उनको दोनों पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फर्म की प्रॉपर्टी को दोनों पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? द आंसर इज नो। ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हुई है, पार्टनर्स ने एसेट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसे हम सेल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो दो लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस करता हूं। मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने मिलकर एक कार परचेज की है। हम दोनों उस कार के ओनर हैं और मेरा फ्रेंड जो कि उस कार का को ओनर है, वो अपनी ओनरशिप मुझे सेल कर रहा है। सेल किस तरीके से कर रहा है? मान लीजिए उस गाड़ी की जो वैल्यू है दैट इज 1 करोड़ रुपीज। मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख का, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख का, और वो ओनरशिप से हटना चाह रहा है और वो अपनी हिस्सेदारी मुझे बेच रहा है उस कार में। तो मैं उससे 50 लाख की पेमेंट कर रहा हूं और उसकी ओनरशिप उससे ले रहा हूं। नाउ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि यहां दो ओनर थे और एक ओनर अपनी ओनरशिप दूसरे वाले को ओनर को सेल कर रहा है। वैसे तो हम ये बात हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने गुड्स नहीं खरीद सकता, राइट। लेकिन चलिए इसका भी एक एक्सेप्शन देता हूं। अगर किसी पर्सन के गुड्स को गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है और सीज करने के बाद गवर्नमेंट उसका ऑक्शन कर रही है और अपने ही गुड्स जिसका ऑक्शन गवर्नमेंट कर रही है, वो पर्सन अगर परचेज कर लेगा तो यहां वो अपने गुड्स ही खुद परचेज कर रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि उसे ऑक्शन गवर्नमेंट कर रही है। तो यहां ये सेल की कैटेगरी में इंक्लूड होगा अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो दो पार्टीज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, अदरवाइज सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए वर्ड है प्रॉपर्टी, पोजेशन नहीं है। यहां पोजेशन की बात नहीं की जा रही और प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। हम यहां गुड्स के ओनरशिप की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजेशन ऑफ द गुड्स। और प्रॉपर्टी को दो कैटेगरीज में मैं यहां डिवाइड करूंगा।
जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। अब जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। जनरल प्रॉपर्टी में स्पेशल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, बट स्पेशल प्रॉपर्टी में जनरल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती। ये समझिए कि जनरल प्रॉपर्टी इज ए बंच ऑफ राइट। बंच ऑफ राइट ये किसे मिलता है? ये गुड्स के ओनर को मिलता है। जो भी गुड्स का ओनर होता है उसे बंच ऑफ राइट्स मिलते हैं। वो बंच ऑफ राइट किस तरीके से होते हैं? अगर आपके पास में एक बाइक है तो आप उस बाइक के ओनर हैं, आपको मिली है जनरल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स आप उस बाइक को यूज कर सकते हैं, आप उस बाइक को सेल कर सकते हैं, आप उस बाइक का बेलमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड को कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए दे सकते हैं। आप उस बाइक का प्लेज भी कर सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं। तो ये सारे राइट किसके पास में है? ओनर के पास में है। गिफ्ट करना, सेल करना, प्लेज करना, बेलमेंट करना, जो चाहे वो कर सकता है। कौन? गुड्स का ओनर। तो गुड्स का ओनर अगर इतनी सारी चीजें कर सकता है तो उसे हम बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ ओनर को मिलती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा स्पेशल प्रॉपर्टी की, तो स्पेशल प्रॉपर्टी में लिमिटेड राइट्स होते हैं। ये लिमिटेड राइट्स किसको मिलते हैं? ये देखिए, ये लिमिटेड राइट्स मिलते हैं किसको? ये लिमिटेड राइट्स मिलते हैं पाउनी को। ये लिमिटेड राइट्स मिलते हैं बेली को। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो बायर को जनरल प्रॉपर्टी मिलती है, ना कि स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके केस में मिलती है? ये स्पेशल प्रॉपर्टी का राइट अवेलेबल होता है इन केस ऑफ प्लेज एंड बेलमेंट। दैट मीन्स बेली आपके गुड्स को अपने पास रिटेन रख सकता है अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे गुड्स डिलीवर किए हैं तो वो आपके गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है, अदरवाइज वो रिटेन नहीं कर सकता। आप पूछेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है सर? तो अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बेली को दिया है, बेली से मेरा मतलब है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाले को दिया है, तो वो अपने पास आपके फ़ोन को रिटेन कर सकता है, बट ही कैन नॉट रीसेल इट। वो उसे फर्दर किसी के पास में प्लेज नहीं कर सकता, वो उसे गिफ्ट नहीं कर सकता। पाउनी आपके गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन लोगों को लिमिटेड राइट्स अवेलेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस। सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी पॉसिबल है जब गुड्स का कोई प्राइस हो। प्राइस चाहे कितना भी हो, लेकिन बार्टर नहीं चलेगा। बार्टर विच इज कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो प्राइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस देखिए, अगर पार्टली गुड्स एक्सचेंज किए हैं और बदले में रिमेनिंग अमाउंट पे किया है, जैसे कि लोग अपनी कार अगर एक्सचेंज करते हैं तो अपनी ओल्ड कार देते हैं, नई कार लेते हैं, लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्राइस का डिफरेंस पे करते हैं। तो अगर लोग बायर एक्सचेंज करने के साथ साथ प्राइस भी पे कर रहे हैं तो वो सेल में आएगा। लेकिन गुड्स के बदले में गुड्स लेना कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होने चाहिए, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे ओरल में हो, चाहे पार्टली रिटर्न हो, चाहे पार्टली ओरल हो, इट डज नॉट मैटर। दो पार्टीज हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी भी तरीके से हो सकता है, फ्री कंसेंट हो और जिस चीज़ को खरीदा गया है उसके लिए लॉ की परमिशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को करने के लिए। So these are the essential elements of a valid contract of sale. So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.